सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडीज आल्सो गोइंग वेल। तो आज हम दोस्तों लास्ट लेक्चर है हमारे पास इस चैप्टर का, टीसीपी एंड यूडीपी। इसके बाद हमारा नया चैप्टर दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से हम पढ़ेंगे दोस्तों मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो आज दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, मैंने आपको बताया था टीसीपी यूडीपी बहुत बड़ा टॉपिक था। तो आज 17 लेक्चर है यार टीसीपी यूडीपी का। बाकी मीडियम एक्सेस कंट्रोल में सिर्फ 4 लेक्चर हैं, उसके अलावा राउटिंग एल्गोरिथम में सिर्फ 3 लेक्चर हैं, उसके अलावा स्विचिंग में सिर्फ 3 लेक्चर हैं, उसके अलावा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में सिर्फ 2 लेक्चर हैं। तो 4 और 3 7 3 10 2 12 लेक्चर बचेंगे, जो कि हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब लोग भाई? एकदम बिंदास हैं क्या? सेशन को कंटिन्यू किया जाए? ठीक है, मैं एकदम बेहतरीन हूं। तो यार देखो, अभी हम आज वैसे तो यूडीपी हेडर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यूडीपी हेडर से पहले हम टीसीपी चेकसम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, टीसीपी हेडर के अंदर एक चेकसम था जो कि फील्ड हमारा रह गया था मुझे अभी ध्यान आया तो टीसीपी हेडर के अंदर एक फील्ड था चेकसम, जो कि हमने कंप्यूट नहीं किया था। तो अभी हम इस पे पढ़ लेते हैं, 5 ही मिनट का कंसेप्ट है टीसीपी हेडर चेकसम। इट इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन फिर भी इसको टीसीपी चेकसम क्या है जो टीसीपी हेडर के अंदर था उसको हम अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यार एक चीज मैं आपको बताऊं छोटी सी, कि ये एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर पे किसी भी पैकेट का नाम क्या होता है दोस्तों? मैसेज। किसी भी पैकेट का नाम क्या होता है? मैसेज। एप्लीकेशन लेयर किसको पैकेट फॉरवर्ड करती है? एप्लीकेशन लेयर पैकेट फॉरवर्ड करती है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर किसको पैकेट फॉरवर्ड करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो एप्लीकेशन जो लेयर है, एप्लीकेशन लेयर पर जो पैकेट का नाम मेरे दोस्तों होता है, इस पैकेट का नाम क्या होता है? मैसेज है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैसेज। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर किसको फॉरवर्ड करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ये मैसेज ऐसे एज इट इज आ जाएगा भाई, ये मैसेज हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर अपना हेडर अटैच करती है यहां पे, यानी H1 हेडर, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? H1 हेडर। क्या बोलते हैं? H1 हेडर। तो मैं आपको बताऊं यार, आपने IPv4 पढ़ा है? क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ भाई, ये बताओ सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, चेकसम मैंने IPv4 में आपको बताया था, वहां पे IPv4 हेडर के अंदर क्या था? हेडर चेकसम था। क्या था हमारे पास? हेडर चेकसम था। तो हेडर चेकसम IPv4 में क्या होता था? हेडर चेकसम इज कंप्यूटेड ओनली फॉर द हेडर पार्ट। वो हम हेडर चेकसम सिर्फ हेडर पार्ट भी क्या करते थे? कंप्यूट करते थे। ठीक है, हाँ लगा दो। लेकिन जो दोस्तों ये हमारे पास जो टीसीपी है, यानी मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास हम नेटवर्क लेयर के ऊपर सिर्फ हेडर के ऊपर चेकसम कंप्यूट करते थे, बिकॉज इससे पहले जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास होती थी, उस पर मैसेज और हेडर जो भी होता था वो ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूट हो जाता था। किस पे? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। नहीं हो रहा, एक सेकंड वेट कर लो। छोड़ो, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहां ये देख लेते हैं। तो यानी एप्लीकेशन लेयर पे जो हमारे पास मैसेज है वो आया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना H1 हेडर अटैच किया। अब सर चेकसम हम यहां पे कहां कंप्यूट करते हैं? ठीक है, तो टीसीपी के ऊपर जो चेकसम हम कंप्यूट करते हैं यहां, यानी इस पूरी बॉडी के ऊपर। बात समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, यानी पहले कंसेप्ट समझ लो यार, बाद में बात डिस्कस करना। चेकसम जो मैं कंप्यूट करता हूं वो इस पार्ट पे चेकसम कंप्यूट करता हूं। किस पार्ट पे? इस पार्ट पे, टीसीपी के अंदर। यानी इन टीसीपी द चेकसम इज कंप्यूटेड फॉर डेटा, टीसीपी डेटा एज वेल एज हेडर। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जो भी डेटा एप्लीकेशन लेयर से आया है वो डेटा प्लस इस हेडर, इस पे हम चेकसम कंप्यूट करते हैं।
चेकसम जो टीसीपी के अंदर भी है वो क्या है, हमारे पास 16 बिट का फील्ड है। तो प्रोसीजर हमारे पास क्या था, 16 बिट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको, डेटा और हेडर दोनों को 16 बिट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद क्या होता था, हमारे पास 1s कॉम्प्लीमेंट लेते थे। ठीक है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, चेकसम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास अब जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारे पास, वो किसको मैसेज भेजती है भाई, नेटवर्क लेयर को भेजती है। ये तो आपने पता ही होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर किसको मैसेज भेजती है, नेटवर्क लेयर को भेजती है। और नेटवर्क लेयर क्या करती थी, अपना H2 हेडर अटैच करती थी। ऐसा सिनारियो नेटवर्क लेयर पे था। ठीक है, H2 हेडर अटैच करती थी, ये मान लो मेरे पास नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, तो सर लेकिन यहां सरप्राइज की बात यह है, यह बात तो आपको समझ में आ गई कि टीसीपी में जो चेकसम है, आईपी के अंदर जो चेकसम कंप्यूट होता था सिर्फ हेडर पार्ट पे होता था, लेकिन टीसीपी के अंदर जो चेकसम है वो कंप्यूट हो रहा है डेटा एंड हेडर दोनों के ऊपर कंप्यूट हो रहा है। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि मेरे प्यारे दोस्त इसके अलावा ये टीसीपी चेकसम जो है, टीसीपी डेटा पर तो कंप्यूट होता ही है, टीसीपी हेडर पर भी कंप्यूट होता है, इसके अलावा आईपी हेडर के भी कुछ पार्ट पे क्या होता है, ये कंप्यूट होता है। कहां होता है, ये सरप्राइज है आपके लिए कि ये आईपी हेडर पे भी कंप्यूट होता है। सर आईपी हेडर पे तो हम नेटवर्क लेयर पे कंप्यूट करते हैं चेकसम, तो सर यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम आईपी हेडर के ऊपर चेकसम क्यों कंप्यूट कर रहे हैं, क्या इसका फायदा है, और ऐसा 2 बार हम क्यों कर रहे हैं। सर आईपी हेडर के ऊपर नेटवर्क लेयर पे चेकसम कंप्यूट करते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं आईपी हेडर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी चेकसम कंप्यूट होगा। बिल्कुल होगा। तो जो टीसीपी चेकसम है वो कहां कंप्यूट होता है, मैं आपको बता दूं छोटी सी बात यहां पे डिटेल में। जो टीसीपी चेकसम है वो कहां कहां कंप्यूट होता है, एक टीसीपी डेटा, एक तो टीसीपी डेटा के ऊपर प्लस टीसीपी हेडर, और मैं आपको बताऊं पूरे आईपी हेडर पे कंप्यूट नहीं होता है। पूरे आईपी हेडर पे क्यों कंप्यूट नहीं होता है, बिकॉज आईपी हेडर के अंदर कुछ फील्ड ऐसे हैं जो हर एक राउटर पे क्या होते आते हैं, चेंज हो जाते हैं। भाई मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो नेटवर्क लेयर पे हमारे पास हेडर चेकसम था, हेडर चेकसम हर एक राउटर पे कंप्यूट, हेडर चेकसम इज कंप्यूटेड एट ईच एंड एवरी राउटर। हर एक राउटर पे हेडर चेकसम कंप्यूट करना पड़ता था। क्यों, बिकॉज कुछ फील्ड्स हेडर के अंदर ऐसे थे जो राउटर पे, जैसे ही पैकेट हमारे पास एक राउटर से दूसरे राउटर को मूव करता था, तो कुछ फील्ड्स हमारे पास IPv4 हेडर के अंदर चेंज हो जाते थे। लेकिन जो ये चेकसम है ना, टीसीपी चेकसम है, नॉर्मली जो चेकसम है, नॉर्मली चेकसम इज कंप्यूटेड बाय द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। सोर्स चेकसम को कंप्यूट करता है, ठीक है, और चेकसम की वैल्यू को कंप्यूट करने के बाद हेडर के अंदर रख देता है, फिर रिसीवर के पास जाती है, तो रिसीवर फिर चेकसम कंप्यूट करता है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोसीजर ये है। लेकिन IPv4 हेडर के अंदर क्या था, हेडर चेकसम हम हर एक राउटर पे कंप्यूट करते थे, बिकॉज कुछ फील्ड हेडर के अंदर ऐसे थे कि जो हमारे पास राउटर पे आने के बाद चेंज हो सकते थे। लेकिन टीसीपी चेकसम जो है हमारे पास, वो सोर्स ही कंप्यूट करेगा और डेस्टिनेशन कंप्यूट करेगा। लेकिन सर आप जो बता रहे हो कि इसके अंदर आईपी हेडर पे भी आप चेकसम कंप्यूट कर रहे हो यहां ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो सर आईपी के अंदर तो कुछ फील्ड ऐसे हैं जो चेंज हो जाएंगे, तो मैंने उन फील्ड को दोस्तों रखा ही नहीं है जो फील्ड्स हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट IPv4 हेडर पे चेकसम कंप्यूट नहीं होता, सूडो हेडर, यानी यहां से हमारे पास हम लिखते हैं प्लस IP सूडो हेडर, सूडो हेडर। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि टीसीपी के अंदर चेकसम हमारे पास कहां कंप्यूट होता है, तो आप बोलोगे कंप्यूटेड बाय टीसीपी डेटा प्लस टीसीपी हेडर प्लस IP सूडो हेडर। ठीक है सर, ये IP सूडो हेडर क्या है, तो मैं आपको IP सूडो हेडर यहां से दिखा देता हूं कि IP सूडो हेडर के अंदर क्या क्या फील्ड है। IP सूडो हेडर, तो IP सूडो हेडर के अंदर मेरे पास क्या क्या फील्ड हैं वो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। ठीक है
यहां से हमारे पास है सोर्स आईपी एड्रेस दोस्तों। क्या है हमारे पास? सोर्स आईपी, जो कि मेरे पास कितने बिट का है? 32 बिट का है सोर्स आईपी। एक है मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी, जो कि कितने बिट का है? 32 बिट का है। यहां से हमारे पास ये रिजर्व्ड हैं, ठीक है। ये हमारे पास 8 बिट रिजर्व है, ठीक है। ये है रिजर्व्ड। ये कितनी बिट है मेरे पास दोस्तों? 8 बिट है। ये प्रोटोकॉल फील्ड है, ये भी 8 बिट का है। ठीक है। और ये है टीसीपी सेगमेंट लेंथ, टीसीपी सेगमेंट लेंथ, ये है 16 बिट का फील्ड। सर ये जो रिजर्व है इसमें, इसके अंदर क्या होगा? देखो ये 8 बिट रिजर्व है, यानी 8 की 8 बिट क्या रहती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये पूछ लिया जाता है कि सूडो हेडर जो ऐड होता है उसका साइज कितना है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो हमारे पास ये रो कितने बाइट की है भाई? 4 बाइट की है। ये भी 32 बिट, यानी ये रो कितने बाइट की है? 4 बाइट की है। और ये जो रो है हमारे पास ये कितने बाइट की है? 8 + 8 16, 16 + 16 32, यानी 4 बाइट की है। तो यानी मेरे दोस्त क्या है? 12 बाइट का सूडो हेडर हमारे पास क्या होता है? ये ऐड होता है 12 बाइट का। बात समझना बहुत ध्यान से। तो यानी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पे जो चेकसम में कंप्यूट करूंगा, नॉट ओनली टीसीपी डेटा एंड टीसीपी हेडर बट आल्सो वी अप्लाई द चेकसम ऑन आईपी सूडो हेडर। तो यानी जो टीसीपी डेटा लिखा होगा यहाँ 0 1 की फॉर्म में, टीसीपी हेडर भी हमारे पास 0 1 की फॉर्म में होगा भाई, ठीक है। यहां पे आईपी सूडो हेडर जो मैंने यहां बनाया है ना, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, रिजर्व है, ये प्रोटोकॉल है, ये टीसीपी सेगमेंट लेंथ है। देखो सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी पे में हमारे पास यहां से ये 4 बाइट का हो गया, ये 4 बाइट का हो गया हमारे पास ये, यानी इन फील्ड्स पे टीसीपी डेटा और टीसीपी हेडर के अलावा इन फील्ड्स पे भी हम चेकसम क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं, सोर्स आईपी पे, डेस्टिनेशन आईपी पे, और हमारे पास ये प्रोटोकॉल। अब इन फील्ड्स के अंदर कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो चेंज हो जाए जब पैकेट मेरे पास मूव हो रहा है। क्या सोर्स आईपी चेंज होगा? ना। क्या डेस्टिनेशन आईपी चेंज होता है? नहीं। क्या प्रोटोकॉल हमारे पास फील्ड चेंज होगा? ना। प्रोटोकॉल या तो टीसीपी रहेगा, या यूडीपी रहेगा, या आईसीएमपी रहेगा, या आईजीएमपी। प्रोटोकॉल फील्ड भी कभी चेंज नहीं होता है। टीसीपी सेगमेंट लेंथ क्यों लिखा गया है? बिकॉज टीसीपी हेडर के अंदर कहीं भी टीसीपी सेगमेंट लेंथ फील्ड था ही नहीं, तो उसको यहां पे हमने लिख लिया है सूडो हेडर के अंदर कि टीसीपी जो डेटा है, जो सेगमेंट है, उसका साइज कितना है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां पे रहेगी। तो इसके साथ डेटा और हेडर के साथ सूडो हेडर रहेगा, और इस सूडो हेडर पे यानी इन तीनों फील्ड्स पे हम क्या करेंगे? चेकसम कंप्यूट करेंगे। और चेकसम कंप्यूट करने के बाद जो भी हमारे पास भाई चेकसम डिवाइड करेंगे 16 बिट में, चेकसम कंप्यूट करेंगे, सबकी वैल्यू को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करते थे? 1s कॉम्प्लीमेंट लेते थे, और 1s कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद टीसीपी हेडर के अंदर जो चेकसम फील्ड होगा वहां पर रख देंगे। टीसीपी हेडर के अंदर जो चेकसम फील्ड होगा वहां पर रख देंगे, ठीक है। सर इनिशियली जब आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो टीसीपी डेटा और टीसीपी हेडर, जब टीसीपी हेडर पे आप हेडर को डिवाइड कर रहे हो तो हेडर के अंदर भी चेकसम फील्ड होता है, बिल्कुल होता है। तो इनिशियली जो हेडर के अंदर चेकसम फील्ड है, भाई हेडर के अंदर तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन, चेकसम फील्ड भी है। तो इनिशियली 16 की 16 बिट को मैं 0 ले लूंगा, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। बाद में कंप्यूट करने के बाद फिर चेकसम फील्ड में रख दूंगा। दूसरी बात, एक सवाल स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये तो ओवरहेड है ना सर ये तो ओवरहेड है ना। ओवरहेड मतलब कि आप सूडो हेडर यानी आईपी सूडो हेडर पे ये कंप्यूट कर रहे हो। तो सर इसका मतलब स्टूडेंट को ये लगता है कि जब हम पैकेट भेजते हैं, कोई सेगमेंट भेजते हैं, तो सेगमेंट के साथ टीसीपी डेटा, टीसीपी हेडर और सूडो हेडर भी जाएगा। जब सूडो हेडर इसके साथ जाएगा तो क्या होगा? ओवरहेड बढ़ेगा। मेरे दोस्त नहीं भाई, जो ये सूडो हेडर है ना, ये क्या होता है? सोर्स इसको सूडो हेडर को प्रिपेयर करेगा। क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा, ठीक है। यहां पे हमारे पास होता क्या है? इसको सूडो हेडर को प्रिपेयर किया गया,
मान लो हमने ये सूडो हेडर प्रिपेयर किया, उसके बाद यहां पे ऐड किया, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन का मतलब चेकसम की वैल्यू फाइंड की, और चेकसम की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर जो ये सूडो हेडर है ना यार, इस सूडो हेडर को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। यानी ये पैकेट के साथ, ये सेगमेंट के साथ कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। यानी इसका यूज सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हो रहा है। यानी हम चेकसम कंप्यूट करेंगे इसका यूज करके, फिर इसको डिलीट कर देंगे, जाएगा क्या? सिर्फ डेटा और हेडर। तो सर रिसीवर की साइड क्या होगा? दोस्तों रिसीवर की साइड भी, जब रिसीवर चेकसम कंप्यूट करेगा ना, तो रिसीवर को ये तो मिलेगा ही, डेटा मिलेगा, हेडर मिलेगा। रिसीवर खुद इस सूडो हेडर को, जो भी है सूडो हेडर को रिसीवर प्रिपेयर करेगा, ठीक है, फिर कैलकुलेशन में इसका क्या करेगा? सिर्फ यूज करेगा। तो इस सूडो हेडर को हम सेंड नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट सेंडिंग द सूडो हेडर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसका यूज सिर्फ कैलकुलेट, चेकसम की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। अब एक सवाल सुनते रहना। अब एक सवाल आपके दिमाग में जो चल रहा होगा वो ये चल रहा होगा, सर यहां पे हमारे पास जो फील्ड सूडो हेडर के अंदर जो आप फील्ड ले रहे हो, इन फील्ड्स के ऊपर ऑलरेडी हम चेकसम कंप्यूट कर चुके हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। कहां कर चुके हैं? नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर यहां पे क्यों कंप्यूट कर रहे हैं? यानी इन शॉर्ट आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि IPv4 जो हेडर है, उसी ये IPv4 हेडर का ही पार्ट है। यानी IPv4 हेडर पे हम 2 बार क्यों कंप्यूट कर रहे हैं चेकसम? तो मैं उसके लिए यहां पे कोई एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ, तो शायद आपको बात ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लो भाई हमारे पास ऐसा है ये कोई राजू है, मान लो ये कोई राजू है भाई, राजू का एक घर है कोई, ठीक है। राजू हमारे पास कोई मैसेज भेजना चाहता है। किसको मैसेज भेजना चाहता है? रानी को। सपोज ये कोई रानी है दोस्तों, रानी को कोई लेटर भेजना चाहता है। जब रानी को कोई लेटर भेजना चाहता है तो हमारे पास सपोज ये कोई लेटर है, ठीक है। तो इस लेटर में हमारे पास सपोज ये लिखता है जो भी, हाय जानू, उसके आगे आप सोच लेना जो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद ये क्या करेगा? सोम चौधरी डिटेल्स मिल जाती हैं भाई। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब हम फंसे थे टोटल लेंथ के लिए, तो टोटल लेंथ के लिए भी तो हमने नेटवर्क लेयर से हेल्प ली थी, ठीक है। एवरी लेयर्स हमारे पास कनेक्टेड है, हम किसी भी लेयर से हेल्प ले सकते हैं, देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो यानी यहां से हमारे पास हमने क्या लिखा? लेटर लिखा। और लेटर लिखने के बाद जो रानी है, मान लो इस रानी का एड्रेस सपोज ये हमारे पास भाई फ्लैट नंबर 902, सपोज ये है फ्लैट नंबर 902, ठीक है। तो इसने सपोज क्या किया दोस्तों, यहां पे इसने एड्रेस लिखा, क्या लिखा? फ्लैट नंबर 902 सुपर टेक इको सिटी सेक्टर 137 नोएडा, ठीक है। ये इसने एड्रेस लिखा। अब एड्रेस लिखने के बाद क्या हुआ भाई? पोस्टमैन क्या करेगा? इस लेटर को डिलीवर करेगा। पोस्टमैन क्या करेगा? इस लेटर को क्या करेगा? डिलीवर करेगा, ठीक है। अब भाई यहां से हमारे पास पोस्टमैन नोएडा पहुंच जाएगा। हमारे पास सपोज ये हैदराबाद में है, मान लो ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, या मान लो ये हैदराबाद में है राजू, और रानी कहां है? हमारे पास नोएडा में। तो पोस्टमैन जब इस लेटर को यार क्या करेगा? डिलीवर करेगा। क्या करना चाह रहा है? इसको डिलीवर करना चाह रहा है, ठीक है, इस लेटर को। अब यार ये जो लेटर था, इसने लेटर लिखा, ठीक है। लेटर को क्या करता है? एनवलप में पैक करता है। मैं लेटर को क्या करेगा? एनवलप में पैक किया, और एनवलप के ऊपर ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, कहां लिखा है? एनवलप के ऊपर इसने एड्रेस लिख दिया, फ्लैट नंबर 902। अब ये जो फ्लैट नंबर 902 जो एनवलप के ऊपर लिखा हुआ है, गलती से क्या हो गया? 903 हो गया। ये क्या हो गया? हमारे पास चेंज हो गया। और ये चेंज हुआ हमारे पास, यहां बगल में हमारे पास एक फ्लैट 902 के बगल में क्या है? फ्लैट नंबर 903 भी है,
और फ्लैट नंबर 903 में दोस्तों क्या रहती है? मुन्नी। ठीक है, ये है रानी और ये क्या है? मुन्नी। ठीक है, अब हुआ क्या हमारे पास, ये जो लेटर है दोस्तों, ये लेटर हमारे पास बिकॉज एड्रेस क्या हो गया था? चेंज हो गया था 903। ये लेटर हमारे पास इसने क्या किया? इस एड्रेस पे क्या कर दिया दोस्तों? डिलीवर कर दिया। ठीक है, अब यार प्रॉब्लम क्या है कि मुन्नी है भाई मैरिड, मुन्नी के साथ है मुन्ना भी। ठीक है, ये शादीशुदा है। ठीक है, ये मुन्ना है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ये लेटर आया, ठीक है, तो भाई साहब ये मुन्नी ने देखा, मुन्नी के साथ मुन्ना भी है भाई, शादीशुदा है। ठीक है, मैरिड है। तो जैसे ही लेटर उसने लिखा कि हमारे लिए कुछ आया है, ठीक है, बाहर से, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ ही में थे, जैसे ही पढ़ा मुन्नी ने तो भाई मुन्नी तो खुश है हो गई कि यार कोई तो है मेरा चाहने वाला जो मुझे इतने अच्छे से शब्दों में लेटर लिखा है। लेकिन मुन्ना जो है वो दिक्कत में आ गया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो यानी भाई जबकि एक्चुअल में मुन्नी ने कुछ गलत नहीं किया है, मुन्नी ने कोई गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए तो भाई लेकिन फिर भी मुन्नी क्या हो गई? बदनाम हो गई है, क्योंकि लेटर मुन्नी के पास डिलीवर हो गया है तो वो गाना आपने सुना ही होगा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो भाई यहाँ पे क्या करना है? इस मुन्नी को बदनाम होने से बचाना है। तो मुन्नी को बदनाम होने से हम कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले ये देखना है। तो यार एक बात बताओ, इसने गलती क्या हुई है? क्या गलती हुई है हमारे पास कि ऐसा ये एड्रेस जो था चेंज हो गया 902 से 903। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन कैन टेल मी? एक नंबर तो यार इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, बात समझना बहुत गहराई से। एड्रेस को यदि हम 2 बार लिखते हैं, देखो बात समझना बहुत गौर से। प्रॉब्लम क्या है ना यार, जो हमने लेटर एनवलप के ऊपर पैक किया, एड्रेस हमने कहां लिखा? एनवलप पे लिखा, और एनवलप का जो एड्रेस है वो हमारे पास चेंज होगा, उसके चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा है। एनवलप का एड्रेस हमारे पास चेंज हो जाए, मिट जाए, कुछ भी उसको समझ में ना आए, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यदि हमारे पास जो राजू है वो एड्रेस 2 बार लिखे, एक तो एनवलप के ऊपर, एक तो एनवलप के ऊपर लिखे, लेटर को पैक करें एनवलप के ऊपर लिख दे, एक लेटर के अंदर भी लिखे, जो लेटर लिख रहा है ना उसने पूरा लेटर लिखा हाय जानू, उसके नीचे भी क्या लिख दे? वो लेटर पे भी एड्रेस लिख दे। तो यदि मान लो यहां पे ये एड्रेस लिख देता, लेटर खत्म होने के बाद, यदि लेटर खत्म होने के बाद यहां पे ये एड्रेस लिखा देता, यदि क्या लिख देता? फ्लैट नंबर 902। तो मान लो ये लेटर इसके पास चला भी जाता, ठीक है भैया, ये वाला एड्रेस चेंज हो गया, बाहर वाला जो एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा वो चेंज हो गया, वो चेंज हो जाता, मान लो इस मुन्नी के पास लीवर हो भी जाता, तो होता क्या? जब पूरी लेटर ये पढ़ते तो प्रॉब्लम तो होती, लेकिन पढ़ने के बाद जो लास्ट में एड्रेस लिखा होता 902, तो फिर जो आपस में लड़ाई हुई थी, मुन्नी बदनाम हुई थी, वो बदनाम नहीं होती। ठीक है, बच जाते। तो मुन्नी एकदम रो जाती कि भाई तुमको ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पर, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। लेकिन मन ही मन में मुन्नी को क्या दुख हो रहा है कि यार मैं तो ये सोच रही थी मेरे भी सपनों का कोई राजकुमार है जो मेरे लिए लेटर लिख रहा है, लेकिन ये तो सब मामला गड़बड़ हो गया, ये तो पड़ोसी का निकला। तो फिर सिंपल सी बात है, जब इनके पास ये आ जाएगा तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस लेटर को डिलीवर कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये लेटर हमारे लिए नहीं था, आपके लिए था। तो यानी सेम मेरे कहने का मतलब क्या है कि भाई यहां 2 बार हम वेरीफाई इसलिए कर रहे हैं कि एक बार यदि मिस्टेक हो जाए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड क्या है ना, मैंने सूडो हेडर के अंदर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी क्यों लिया? यदि हमारे पास पैकेट ही किसी दूसरे आईपी पे डिलीवर हो गया, किसी दूसरे होस्ट को डिलीवर हो गया, तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी जो इंपॉर्टेंट फील्ड है उनको हम 2 बार क्रॉस चेक कर रहे हैं। एक हम कहां कंप्यूट कर रहे हैं? एक हम
नेटवर्क लेयर पे कंप्यूट कर रहे हैं, एक हम कहाँ कंप्यूट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब आप मुझे ये बताओ, जो लेटर और एनवलप है, तो इसमें लेटर और एनवलप का क्या है, ठीक है। एनवलप का जो एड्रेस है वो चेंज हो सकता है, लेकिन लेटर के अंदर जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, बहुत हाई चांसेस है। इसमें हमारे पास लेटर एनवलप क्या है ना, मैं आपको बता दूं भाई, देखो हुआ क्या है ना, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का पूरा मैसेज है ना, वो नेटवर्क लेयर के डेटाग्राम में पैक होके जाता है। जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर का पूरा मैसेज है वो नेटवर्क लेयर के लिए डेटाग्राम में पैक होके जाता है। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नेटवर्क लेयर है ना, ये नेटवर्क लेयर जो ऐसा लिखा हुआ है ये नेटवर्क लेयर है, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे ऐसा हमारे पास H1 हेडर लगा हुआ है। ये जो पूरा हमारे पास मैसेज और हेडर है, ये नेटवर्क लेयर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट है, वो पूरा नेटवर्क लेयर के डेटाग्राम में क्या होके जाता है, पैक होके जाता है। तो जो इसके अंदर पैक है, H2, तो भाई ये तो हमारे पास क्या है, एनवलप है, ठीक है, एनवलप। और ये क्या है, ये हमारे पास है लेटर। यानी जो ये H1 हेडर लगा है, बात समझना बहुत ध्यान से, जो H1 हेडर होता था नेटवर्क लेयर का हेडर, उसमें कुछ दिक्कत होगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों 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 क्यों? जो H1 हेडर है वो हमारे पास चेंज हो सकता है, वो करप्ट हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो इसलिए ज्यादा हैं बिकॉज जब भी पैकेट मेरे पास मूव होता है तो इस हेडर के अंदर कुछ फील्ड ऐसे हैं जो बार बार चेंज हो रहे हैं, तो हम चेकसम की वैल्यू को बार बार कंप्यूट कर रहे हैं, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यानी यहां पे हमारे पास इसमें कुछ एरर हो जाए। लेकिन हमने सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी कंप्यूट किए, और कंप्यूट करने के बाद उनको कहां फिट कर दिया, यहां पे फिट कर दिया। तो इस हेडर के अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसमें एरर नहीं होगी। तो मान लो यहां पे एरर होती भी है तो हम यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो 2 टाइम्स चेकिंग, 2 बार हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही है। वैसे तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मतलब ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। यहां से ये पूछ सकता है कि यार टीसीपी चेक्स हम किस पे कंप्यूट करते हैं, डेटा हेडर, सूडो हेडर, और क्या पूछ सकता है हमारे पास, ये पूछ सकता है सूडो हेडर का साइज क्या है। बाकी तो कुछ यहां से पूछने वाला नहीं है, ठीक है। फिर भी हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया, बट इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अभी हम यूडीपी अच्छा हमने कुछ गलत कर दिया क्या, नेटवर्क लेयर पे H2, अच्छा वो, अरे हाँ हाँ, ये H2 होगा, ये H1 होगा, ये H2 होगा भाई, और ये होगा H1, ठीक है। चलो तो अभी तक जो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ा है, ठीक है, उस, अच्छा ये RST फ्लैग ही बचे, चलो इसको ही बता देंगे, पहले इस पे अभी फोकस कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी लास्ट में ले लेंगे। यदि RST फ्लैग नहीं कवर किया गया हमने, इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले इससे फोकस कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी कनेक्शन, बात समझना, हम यूडीपी जाने से पहले क्या करना चाहते हैं, टीसीपी के अंदर जो भी पढ़ा है ना उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको पूरा टीसीपी का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है, कनेक्शन लेस भी हो सकती है। टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 फेमस प्रोटोकॉल है, एक है टीसीपी, एक है यूडीपी। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है भाई, टीसीपी मेरे पास क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। और हमारे पास यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस है। यूडीपी क्या हमारे पास क्या है, कनेक्शन लेस है। एक तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है, कनेक्शन लेस भी हो सकती है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब टीसीपी और कनेक्शन लेस मतलब यूडीपी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमारे पास, टीसीपी इज रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज। टीसीपी क्या रिलायबल है, प्रोसेस टू प्रोसेस। रिलायबल क्यों है, बिकॉज टीसीपी क्या कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। हम पैकेट सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं, यदि एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो उस पैकेट को फिर से क्या कर देते हैं, रीट्रांसमिट कर देते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि टीसीपी इज रिलायबल, ठीक है।
टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, ये पॉइंट आपको बताइए, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। टीसीपी कनेक्शन आर फुल डुप्लेक्स, ये बात आपको पता है कि टीसीपी कनेक्शन क्या फुल डुप्लेक्स है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी सोर्स यानी सेंडर भी रिसीवर को डेटा भेज सकता है, रिसीवर भी सेंडर को डेटा भेज सकता है, यानी ट्रांसमिशन दोनों साइड से हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको फुल डुप्लेक्स। ये पॉइंट पढ़ चुके हैं। टीसीपी कनेक्शन है 3 फेसेस, 3 फेसेस है, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसफर, कनेक्शन टर्मिनेशन, ये भी हम ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। ईच टीसीपी कनेक्शन इज एसोसिएटेड विद 4 विंडो, ये पॉइंट भी शायद हमने पढ़ा है कि मान लो ये मेरे पास क्लाइंट है, सपोज मेरे पास ये सर्वर है, तो यानी यहां से हमारे पास क्या है, फुल डुप्लेक्स कनेक्शन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो भाई जब हमारे पास ये क्लाइंट सेंड करेगा तो इसका एक विंडो सेंडर साइज होगा, जब ये सेंड करेगा तो सर्वर रिसीव करेगा तो इसका एक रिसीवर साइज होगा। सर्वर भी सेंड कर सकता है, जब सर्वर सेंड करेगा तो इसकी एक विंडो सेंडर होगा, ये सेंड करेगा, जब ये सेंड करेगा तो ये रिसीव करेगा, इसकी ये रिसीविंग विंडो होगी WR। तो ये हम पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टीसीपी यूजेस यूजर 3 यूजेस, ये हमारे पास मिस्टेक है, टीसीपी यूजेस 3-वे हैंडशेक टू एस्टैब्लिश टीसीपी कनेक्शन, ये पॉइंट भी आपको पता है कि 3-वे हैंडशेक का यूज करते हैं। टीसीपी इज नॉट यूजफुल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन, ये कह रहा है ब्रॉडकास्टिंग के और मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए टीसीपी यूजफुल नहीं है। टीसीपी ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग के लिए क्यों यूजफुल नहीं है, इसकी हम अभी बात करेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन फिर मैं आपको एक आइडिया दे दूं यहां से छोटा सा। एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ यार, कि यदि मान लो कोई बैंक है, ठीक है, कोई पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक के पास हमारे पास सपोज 10 लाख क्लाइंट है, ठीक है, वो 10 लाख क्लाइंट को एक मैसेज भेजना चाहता है। सपोज जो इंटरेस्ट रेट है सपोज होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास 9% से 7% हो गया सॉरी यानी जो इंटरेस्ट रेट है हमारे पास होम लोन का वो 9% से कितना हो गया, 7%। वो इस इंफॉर्मेशन को 10 लाख क्लाइंट को भेजना चाहते हैं। तो यार यदि वो 10 लाख क्लाइंट को फोन लगाएं सबको, इट इज ए गुड आइडिया, या वो 10 लाख क्लाइंट को एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दें या हमारे पास ईमेल भेज दें, इट इज ए गुड आइडिया। तो 10 लाख क्लाइंट को फोन लगाना इज नॉट ए गुड आइडिया। 10 लाख क्लाइंट को आप टेक्स्ट मैसेज भेज दो या हमारे पास ईमेल भेज दो। अब फोन लगाने का मतलब 10 लाख क्लाइंट के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी क्या यूज होगा, टीसीपी। तो टीसीपी वहां पे अच्छा नहीं है, वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यूडीपी। क्या यूज कर सकते हैं, यूडीपी, कि भाई 10 लाख के 10 लाख क्लाइंट को एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दिया, सबके पास इंफॉर्मेशन चली गई कि भाई हमारे पास ऐसा ऐसा है, ये स्कीम है। तो अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन टीसीपी इज नॉट यूजफुल फॉर ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन बिकॉज टीसीपी के अंदर क्या है, हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। तो 10 लाख क्लाइंट से पहले कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। नाउ टीसीपी एड्रेस 20 बाइट, बट इफ ऑप्शंस आर एडेड इट विल बिकम 60 बाइट। टीसीपी हेडर 20 बाइट का होता है, ऑप्शन ऐड कर दोगे तो 60 बाइट का हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, टीसीपी प्रोवाइड एंड टू एंड एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। तो टीसीपी के अंदर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल तो हम पढ़ ही चुके हैं। एरर कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है टीसीपी और फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है। कनेक्शन ओरिएंटेड है तो एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल दोनों प्रोवाइड होंगे ही। ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, डेटा विल बी रिसीव्ड ये देखो, डेटा विल बी रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन इन ऑर्डर, यानी जो डेटा डेस्टिनेशन के पास रिसीव होता है वो इन ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर। मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, हम आउट ऑफ ऑर्डर टीसीपी के अंदर तो रिसीव तो कर सकते हैं, बट आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेस को डिलीवर नहीं कर सकते। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो डेटा विल बी रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन इन ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव तो कर सकता है, लेकिन प्रोसेस को आउट ऑफ ऑर्डर कभी भी डिलीवर नहीं करता है। उसको हम आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव करेंगे, लेकिन बाद में सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट करने के बाद ही हम प्रोसेस तक पहुंचाएंगे। ये बात हम पहले बता भी चुके हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास मैंने डिटेल में लिखा भी है,
आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, क्या लिखा है, आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, क्या लिखा है, टीसीपी इंप्लीमेंट्स टुडे डू नॉट डिस्कार्ड आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट। आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट को हम आज की डेट में डिस्कार्ड नहीं करते हैं। दे स्टोर देम टेम्परली एंड फ्लैग देम एज आउट ऑफ ऑर्डर अंटिल द मिसिंग सेगमेंट अराइव। ठीक है, मतलब क्या है भाई, हमारे पास सिंपल सी बात है, ऐसा होता है कि मान लो मैंने क्या सेंड किया, यहां से पैकेट सेंड किया, मान लो 1, ठीक है, ये 2 हमारे पास सपोज लॉस्ट हो गया, मान लो ये 3 पहुंच गया, ठीक है, ये 4 भी हमारे पास पहुंच गया। तो मान लो हम क्या कर रहे हैं ना, ये हमारे पास 1 आ गया, दूसरा नहीं आया है, मान लो हमने यहां से 3 आया, 3 के बाद 4 आया, ठीक है, तो हम 2 रिसीव तो कर लिया मैंने 3 4, नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन जब 2 है हमारे पास, 2 बाद में आएगा, जैसे ही 2 मान लो बाद में आया भाई, पहले इन्होंने मान लो स्टोर कर लिया, किसको नंबरिंग देखें तो हमारे पास मान लो ये 1 आया, रिसीव कर लिया, 1 के बाद 3 आया, रिसीव कर लिया, 4 आया, उसके बाद 2 आया, रिसीव कर लिया, लेकिन इसको क्या करता है, ये सॉर्ट करता है, ठीक है, इन ऑर्डर में, उसके बाद ही प्रोसेस को क्या करता है, डिलीवर करता है। तो यही पॉइंट यहां लिखा है, नॉट हाउएवर दैट आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट नेवर डिलीवर टू प्रोसेस, यानी प्रोसेस को हम आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते। क्या है, टीसीपी गारंटी दैट डेटा आर डिलीवर्ड टू द प्रोसेस इन ऑर्डर, जो डेटा हमारे पास प्रोसेस को डिलीवर करेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, इन ऑर्डर डिलीवर करेंगे। ठीक है, यही पॉइंट हमारे पास लिखा है। नोट में भी यही है, डेटा में अराइव, नोट में क्या लिखा है, डेटा में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर आ सकता है, एंड बी टेम्परली स्टोर्ड बाय रिसीविंग टीसीपी, जो रिसीविंग टीसीपी टेम्परली उसको स्टोर कर लेगी, बट टीसीपी गारंटी दैट नो आउट ऑफ ऑर्डर डेटा, आउट ऑफ ऑर्डर भी यहां ऐड कर लेना भाई, आउट ऑफ ऑर्डर, डिलीवर टू द प्रोसेस, यानी प्रोसेस को हम आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर डेटा नहीं कर सकते। ये सब थियोरेटिकल पॉइंट थे जो हम पहले भी वैसे इनकी चर्चा कर चुके, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाए, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे कोई समस्या है क्या? अपर लेयर में ऑर्डर में ही जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो अब सीधा हम दोस्तों रुख कर लेते हैं अपना यूडीपी की तरफ। क्या है हमारे पास यूडीपी? ठीक है, यूडीपी इज मैसेज ओरिएंटेड कनेक्शनलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या है? मैसेज ओरिएंटेड कनेक्शनलेस। ठीक है, ये क्या है? कनेक्शन लेस है, यानी यहां पे हमको कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इट इज अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। अनरिलायबल क्यों है? यदि डेटा पैकेट लॉस हो गया, कोई रिकवरी नहीं है। एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, कोई रिकवरी नहीं। डेटा पैकेट करप्ट हो गया, कोई रिकवरी नहीं। यानी यहां पे हमारे पास नो फ्लो कंट्रोल, कोई फ्लो कंट्रोल की पॉलिसी काम नहीं करेगी। नो एरर कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय, नो फ्लो कंट्रोल, नो एरर कंट्रोल, नो कंजेशन कंट्रोल, यानी कुछ भी हमारे पास यूडीपी हमको प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज ये कनेक्शन लेस है। भाई हमारे पास फ्लो कंट्रोल कैसे प्रोवाइड होता है? जब हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं तो रिसीवर हमको बताता है कि मेरे पास इतनी बफर स्पेस अवेलेबल है, इससे ज्यादा का पैकेट मत भेजना, तो सेंडर कभी भी उससे ज्यादा का पैकेट भेजता ही नहीं। लेकिन यहां पे हम बात करें भाई, तो यहां पे हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश ही नहीं होगा क्लाइंट और सर्वर के, यानी पहले हमारे पास डेटा पैकेट भेजने से पहले तो क्लाइंट को पता ही नहीं है कि सर्वर के पास कितनी स्पेस अवेलेबल है, यानी सेंडर को पता ही नहीं कि रिसीवर के पास कितनी स्पेस अवेलेबल है। फ्लो कंट्रोल की कोई गारंटी नहीं है। एरर कंट्रोल, टीसीपी के अंदर कोई पैकेट लॉस होता था तो हम पैकेट सेंड करने के बाद टाइम आउट टाइमर का वेट करते थे, यदि टाइम आउट टाइमर तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो फिर से रिट्रांसमिट करते थे। लेकिन यहां पे कोई कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का केस ही नहीं है। कोई पैकेट आपने सेंड किया, वो लॉस हो गया बीच में, तो उसकी कोई रिकवरी नहीं है, वो रिट्रांसमिट नहीं होगा। कोई एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए, पैकेट करप्ट हो जाए, देयर इज नो वे टू रिट्रांसमिट। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा भी, इट डज नॉट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, कोई फ्लो कंट्रोल यहां पे नहीं होता है, एंड एरर कंट्रोल एंड कंजेशन। इट डज नॉट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। कोई फ्लो कंट्रोल ये नहीं, यहां पे नहीं है, कोई एरर कंट्रोल यहां पे नहीं है, कोई कंजेशन कंट्रोल यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट डज नॉट एड एनीथिंग टू द सर्विसेज एक्सेप्ट प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा।
सिर्फ हमारे पास ये यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, तो सिर्फ ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया है इसने, ना एरर कंट्रोल है, ना फ्लो कंट्रोल है, ना एक्सेस कंट्रोल है, कुछ भी इसके पास हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आगे क्या है, हेडर इज सिंपल, बहुत सिंपल हेडर है, एंड फिक्स्ड इन साइज दैट इज 8 बाइट। सिंपल हेडर है, 80 बाइट का हमारे पास हेडर है। तो क्या है हेडर, हम ये देख लेते हैं भाई। ये यूडीपी हेडर है, सोर्स पोर्ट 16 बिट, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट, यानी हमारे पास ये जो रो है वो 32 बिट की है, यानी 32 बिट का मतलब ये हमारे पास 4 बाइट का है। कितने का है, 4 बाइट का। यहां से भी देखा जाए हमारे पास ये क्या है, लेंथ है, यानी टोटल लेंथ, और ये क्या है, चेकसम है, ये लेंथ टोटल लेंथ है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 32 बिट का है, यानी हमारे पास ये 4 बाइट का। तो 4 बाइट यानी 8 बाइट का। और ये हेडर दोस्तों फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। ये यूज क्यों करते हैं अभी बताएंगे भाई। ये यूज हमारे पास कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे हम टीसीपी यूज नहीं कर सकते, वहां पे मजबूरी में यूडीपी यूज करना पड़ेगा। हम बताएंगे कहां कहां हम यूज कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम टीसीपी यूज नहीं कर सकते, टीसीपी सुटेबल यूज नहीं कर सकते, लेकिन टीसीपी इज नॉट सुटेबल। वहां पे हमारा मेन मोटिव क्या है, वहां पे हमारा मेन मोटिव ये नहीं है, वहां पे मेन मोटिव के 10 लाख लोगों को मुझे मैसेज भेजना है। वहां पे मेन मोटिव ये नहीं है, यदि एक आध बंदे के पास मैसेज नहीं भी गया लोन वाला कि भाई इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध मैसेज लॉस्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे क्राइटेरिया क्या है, 10 लाख लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। यदि वहां पे हम टीसीपी यूज करेंगे ना दोस्त, तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। 10 लाख लोगों से कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये हमारे पास सिंपल है, 8 बाइट का हेडर है, फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। यूडीपी हेडर इज ऑलवेज फिक्स, देयर इज नो ऑप्शन फील्ड, ये फिक्स है, इसमें कुछ वेरिएबल पार्ट नहीं है। 80 बाइट का रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसमें सोर्स पोर्ट एड्रेस में क्या गिवन है, ये 16 बिट फील्ड, ये सोर्स पोर्ट 16 बिट का फील्ड है, दैट डिफाइंस द पोर्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द होस्ट दैट इज सेंडिंग द सेगमेंट। जो सेगमेंट को सेंड कर रहा है उसके पोर्ट नंबर हमारे पास क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर है, ठीक है, सिंपल। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, दिस इज 16 बिट फील्ड दैट डिफाइंस द पोर्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द होस्ट दैट इज रिसीविंग द सेगमेंट। जो सेगमेंट को रिसीव कर रहा है वो हमारे पास डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, जो सेगमेंट को सेंड कर रहा है वो हमारे पास क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर। इट इज रियली वेरी सिंपल, हम इसको टीसीपी के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। 16 बिट फील्ड जो है डिफाइंस क्या कर रहा है, पोर्ट नंबर, ठीक है, ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द होस्ट। होस्ट के अंदर जो प्रोग्राम है दैट इज सेंडिंग द सेगमेंट, जो सेगमेंट सेंड कर रहा है, यानी होस्ट के अंदर भी क्या है, प्रोसेस, जो उस प्रोसेस को, सोर्स की साइड जो प्रोसेस है उसको जो पोर्ट नंबर असाइन होता है वो क्या होता है, सोर्स पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन की साइड जो प्रोसेस है उसको जो पोर्ट नंबर असाइन होता है वो क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट फील्ड मेरे पास है लेंथ, यानी 16 बिट लेंथ हमारे पास क्या है, 16 बिट टोटल लेंथ। अब ये बताओ फटाफट से, हमारे पास टोटल लेंथ जो फील्ड है इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जो टोटल लेंथ है मेरे पास ये कितने बिट का है भाई, 16 बिट का फील्ड है, ठीक है। तो यहां से मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर होगा 2 पावर 16 माइनस 1, यानी हमारे पास क्या होगा, 65,535, ठीक है। तो यानी हमारे पास टोटल लेंथ जो है मेरे पास, भाई टोटल लेंथ क्या है, डेटा प्लस हेडर, है कि नहीं। टोटल लेंथ हमारे पास क्या, डेटा प्लस हेडर। अब यार एक बात बताओ, हमारे पास यहां हमारे पास जो डेटा है, मैक्सिमम डेटा हमारे पास कितना हो सकता है, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम डेटा साइज फॉर यूडीपी एट ट्रांसपोर्ट लेयर, एनीवन कैन टेल मी। भाई ये तो मेरे पास टोटल लेंथ कितनी है, 65,535 डेटा प्लस हेडर। हेडर कितना है, हेडर तो फिक्स ही है 8 बाइट का यार,
मैक्सिमम यूडीपी डेटा साइज, यदि मैक्सिमम यूडीपी डेटा साइज कितना होगा भाई, मैक्सिमम यूडीपी डेटा साइज कितना होगा हमारे पास, 65,535 माइनस 8, सो दिस इज नथिंग बट 65,527। ठीक है, यही सब लोग आप बोल रहे हो, मैक्सिमम यूडीपी डेटा साइज। बताओ फटाफट से, क्या यही होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट, ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन द इंटरव्यू, जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू पूछते हैं लोग कि भाई व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा साइज, यूडीपी डेटा साइज कितना हो सकता है? सब लोग बोलते हैं 65,527 सर, बिकॉज टोटल लेंथ इतना है 65,535 और 8 बाइट का हेडर है, उसको माइनस कर देंगे तो 65,527 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है और सब लोग मान भी लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके अंदर की कहानी सच्चाई बताऊंगा, शायद ही पूरे भारत के अंदर कोई इसको बताता हो। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास जो पैकेट होता है उस पैकेट का नाम क्या है, मैसेज है, मान लो ये मैसेज है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर हमारे पास किसको भाई, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं इस बार, मान लो ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर पे किसी पैकेट का नाम क्या होता है, मैसेज। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर किसको फॉरवर्ड करती है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है, इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को एक मैसेज सेंड किया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, अपना H1 हेडर यहां पे अटैच कर लेती है। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, जो हम टोटल लेंथ ये पढ़ रहे थे, टोटल लेंथ हमारे पास जो 65,535 है वो किस लेयर पे पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पढ़ रहे हैं ना। टोटल लेंथ कहां पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। भाई हमारे पास जो यूडीपी है वो किस लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो टोटल लेंथ कितना, भाई टोटल लेंथ मतलब डेटा और हेडर, तो टोटल लेंथ यहां पे हम कितना पढ़ रहे हैं भाई, ये है हमारे पास 65,535, यही हमने पढ़ा है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब यूडीपी यूज कर रहे हैं तो ये हेडर हमारे पास कितने का होता है, 8 बाइट का होता है। बिल्कुल सही बात है, तो भाई सर कितना हो गया, ये बचा 65,527, 65,527 बिल्कुल। तो सर डेटा 65,527 हो सकता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मेरे प्यारे दोस्त, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो डेटा किसको भेजती है, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा किसको भेजती है, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर को भेजती है। ये है नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर पे हमारे पास क्या होता है, H2 हेडर अटैच होता है एक, ये आपको पता है H2 हेडर, यहां पे H2 हेडर। नेटवर्क लेयर पे जो टोटल लेंथ का फील्ड है वो कितना है, 65,535। नेटवर्क लेयर पे टोटल लेंथ का फील्ड कितना है, 65,535। और ये हेडर कितने का होता है भाई, हमारे पास नेटवर्क लेयर का हेडर मिनिमम 20 बाइट का, 20 बाइट का हेडर। तो ये कितना बचा इस पे, 65,515। यानी मेरे प्यारे दोस्त, नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क लेयर पे टोटल लेंथ का फील्ड है 65,535, 20 का हेडर माइनस कर दें, मिनिमम हेडर 20 बाइट, 65,515। यानी नेटवर्क लेयर ऊपर वाली लेयर से 65,515 से ज्यादा का डेटा रिसीव ही नहीं कर सकती। अब मैं देखूंगा भाई, यदि 65,527 प्लस 8, 65,535, 65,535, ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पैकेट है वो नेटवर्क लेयर के लिए डेटा बन जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो पूरा पैकेट है नेटवर्क लेयर के लिए क्या बन जाता है, डेटा बन जाता है नेटवर्क लेयर के लिए।
लेकिन नेटवर्क लेयर मैक्सिमम डेटा कितना रिसीव कर सकती है ऊपर से 65,515, लेकिन ये कितने का बन रहा है 65,527 का डेटा प्लस 8 का हेडर 65,535, जबकि नेटवर्क लेयर 65,535 ऊपर से रिसीव नहीं कर सकती। तो नेटवर्क लेयर हमारे पास ये रिसीव नहीं कर सकती है, तो होगा क्या एक्चुअल में मैं आपको बता दूं भाई। ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, जो कि पैकेट का नाम क्या है, मैसेज है। एप्लीकेशन लेयर हमारे पास फॉरवर्ड कर रही है किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या अटैच होता है, एक हेडर अटैच होता है यहां पर हमारे पास। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर किसको भेजती है भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर भेजती है पैकेट पूरा नेटवर्क लेयर को। तो ये नेटवर्क लेयर के लिए ये क्या है, पूरा डेटा है। ठीक है, और नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या काम करती है, अपना हेडर अटैच करती है। तो भाई ये जो नेटवर्क लेयर है, आपको शायद अब आपको आइडिया लग गया हो, यदि ये 65,535 है, 65,535 नेटवर्क लेयर पे फिक्स है, ये 20 बाइट का हेडर यदि माइनस कर दें, बिकॉज नेटवर्क लेयर पे हेडर कितना है 20 बाइट का, तो ये स्पेस कितना बचेगा 65,515। तो यदि ये स्पेस मेरे पास 65,515 है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हेडर कितना है यूडीपी 8 बाइट का। तो यदि ये स्पेस 65,515 तो 8 बाइट का हेडर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65,507। तो यानी मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, मैक्सिमम यूडीपी डेटा साइज एट ट्रांसपोर्ट लेयर हो सकता है 65,507 प्लस 8 का ये एडर ऐड करेगा, 65,507 प्लस 8 65,515, और 65,515 तभी 65,515 यहां पे इजीली फिट हो पाएगा, बिकॉज यहां नेटवर्क लेयर पे मैक्सिमम डेटा कितना हो सकता है 65,515। जब नेटवर्क लेयर मैक्सिमम डेटा रिसीव कर सकती है ऊपर से 65,515, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको 65,515 से ज्यादा भेज नहीं सकती है। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां पे हमारे पास ये 8 बाइट का क्या होगा हेडर और डेटा कितना होगा हमारे पास 65,507। तो कभी भी आपको इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाए कि मैक्सिमम यूडीपी डेटा साइज, प्रैक्टिकली व्हाट इज द मैक्सिमम यूडीपी डेटा साइज, तो आप बोलोगे 65,507। इससे ज्यादा का डेटा हम यूडीपी पे हो ही नहीं सकता, बिकॉज 8 का हेडर होगा तो 65,515, 65,515 यहां पे फिट हो सकता है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है ये बात समझ लो। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया सेगमेंट भी करवाओगे अभी प्रैक्टिकली डेटा साइज एट ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर यूडीपी इज मैक्सिमम 65,507 बाइट। ये मैंने लिख भी दिया पॉइंट में जिससे कि आप भूल ना पाओ। प्रैक्टिकली डेटा साइज एट ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर यूडीपी इज मैक्सिमम 65,507 बाइट। आगे क्या लिखा है, ओनली दोज प्रोसेसेस। गला भी आज क्या खबर है, खराब हो रहा है। क्या है हमारे पास, ओनली दोज प्रोसेसेस सेंडिंग शॉर्ट मैसेज लेस देन 65,507 बाइट। ओनली दोज प्रोसेसेस सेंडिंग शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट मैसेज मतलब लेस देन 65,507 बाइट, उससे यदि छोटा ही मैसेज है, यानी क्या है 65,507 कहां से आया 65,535 माइनस 8 बाइट फॉर यूडीपी हेडर एंड माइनस 20 बाइट ऑफ टीसीपी आईपी हेडर।
ठीक है, यानी 65,535 में से क्या कर दिया है, 20 बाइट का आईपी हेडर माइनस किया है, 8 बाइट का वो किया, 20 और 8 28 का माइनस कर दिया, तो यही तो माइनस किया है। 65,535 था, 20 बाइट का हमारे पास ये नेटवर्क लेयर का आईपी हेडर माइनस किया, 8 बाइट का ये यूडीपी हेडर माइनस किया, तभी वो 65,507 आया है। ठीक है, तो ये कह रहा है ओनली दोज प्रोसेसेस सेंडिंग शॉर्ट मैसेज लेस देन दिस, जो प्रोसेस इससे लेस देन साइज का पैकेट भेज रहे हैं, कैन यूज यूडीपी, वही सिर्फ यूडीपी का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास यूडीपी का यूज नहीं होगा। एक भाई बोल रहा है कि सर सिगमेंटेशन कर सकते हो। अरे मेरे भाई, ये यूडीपी है, यहां पे कोई सीक्वेंस नंबर का फील्ड अवेलेबल नहीं है हेडर के अंदर। यदि आपने डिवाइड किया ना सेगमेंट्स में, पीसेस में डिवाइड कर दिया आपने किसी पैकेट को, जब आप पैकेट को पीसेस में डिवाइड करोगे ना, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सारे पीसेस एक ही ऑर्डर में रिसीवर के पास पहुंचे, आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं। जब आउट ऑफ ऑर्डर जाते थे तो टीसीपी में तो मेरे पास सीक्वेंस नंबर का फील्ड था, मैं सीक्वेंस नंबर से क्या कर लेता था, उनको अरेंज कर लेता था। ठीक है, अरेंज करके रिसीवर को पहुंचा देता था। लेकिन यहां पे हमारे पास कोई सीक्वेंस नंबर का फील्ड ही नहीं है। इस हेडर के अंदर, टीसीपी हेडर के अंदर मेरे प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ ये 4 फील्ड हैं, आप देख पा रहे हो 4 फील्ड हैं, इसके अलावा कोई फील्ड नहीं है टीसीपी हेडर के अंदर। तो यदि आपने डिवाइड किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट ही रिसीवर के पास डिलीवर हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट ही क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। चलो, आपको बात समझ में आ गई। नाउ इसके बाद हमारे पास कौन सा फील्ड बचा भी, हेडर का हमारे पास फील्ड बचा है चेकसम। क्या है हमारे पास, चेकसम, यही लिखा है यहां पर। क्या लिखा है हमारे पास भाई, यूडीपी चेकसम इंक्लूड 3 सेक्शन। जैसे कि टीसीपी चेकसम था हमारे पास, वैसे ही यूडीपी चेकसम है। क्या कह रहा है, यूडीपी चेकसम इंक्लूड 3 सेक्शंस, 3 सेक्शन होंगे, इस सूडो हेडर कोमा यूडीपी हेडर एंड द डेटा कमिंग फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। सर ये 65,507 बाइट में ही हो सकता है या दूसरी डेटा साइज को भी टोटल लेंथ में स्टोर कर सकते हैं? नहीं, ये हमारे पास क्या कह रहा है कि इतना मैक्सिमम, इससे ज्यादा का नहीं भेज सकते आप, अदरवाइज इससे ज्यादा का भेजोगे तो नेटवर्क लेयर पे वो भाई डिस्कार्ड, नेटवर्क लेयर पे स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर पे स्टोर भी तो करना है यार। देखो क्या है हमारे पास भाई, सेम जैसे कि हम टीसीपी हमने पढ़ा है, ये एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर पे पैकेट का नाम क्या होता है, मैसेज। ये एप्लीकेशन लेयर पे पैकेट का नाम क्या है, मैसेज। एप्लीकेशन लेयर किसको फॉरवर्ड करती है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर किसको फॉरवर्ड करती है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करती है। ये मान लो मैसेज आया है, और ट्रांसपोर्ट लेयर अपना क्या करती है, हेडर अटैच करती है, यहां पे H1 हेडर, अपना H1 हेडर अटैच करती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था यार, हमारे पास जो चेकसम है ना, ये चेकसम है, ये हमारे पास क्या बोल रहे हैं, हमारे पास सूडो हेडर, यूडीपी हेडर एंड द डेटा कमिंग फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर। भाई ये मैसेज कहां से आया, एप्लीकेशन लेयर से आया, तो यानी हम कह सकते हैं ये यूडीपी डेटा प्लस यूडीपी हेडर, इसके अलावा प्लस आईपी सूडो हेडर, यानी इस कंप्लीट पे हमारे पास चेकसम हम क्या कर रहे हैं, इस कंप्लीट पे हमारे पास, इसके ऊपर हम चेकसम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंप्यूट कर रहे हैं। इस पे हम चेकसम क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। तो आप समझ के, डेटा कमिंग फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर मतलब यही है, इसको आप यूडीपी डेटा भी बोल सकते हो। तो यानी यहां पर यूडीपी चेकसम क्या है, यूडीपी डेटा मैंने लिखा भी है, यूडीपी चेकसम। यूडीपी चेकसम क्या है, यूडीपी डेटा, यानी ये यूडीपी डेटा है प्लस यूडीपी हेडर प्लस आईपी सूडो हेडर। तो यानी इस पे ही हमारे पास चेकसम क्या होता है, कंप्यूट होता है। कैसे होता था वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, यहां से कोई क्रांतिकारी वाली बात नहीं है।
यूडीपी चेकसम इज आल्सो कंप्यूटेड ऑन यूडीपी डेटा प्लस यूडीपी हेडर प्लस आईपी सूडो हेडर, ठीक है। तो सर ये आईपी सूडो हेडर में क्या है हमारे पास, वही है आईपी सूडो हेडर में, फिर से मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो अभी पढ़ाया है लेकिन फिर से यहां वही है हमारे पास, ये है सोर्स आईपी यार, ये है सोर्स आईपी यानी 32 बिट का है, ये मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी है, ये मेरे पास रिजर्व्ड है, यहां पे 8 बिट, ये हमारे पास है प्रोटोकॉल, और यहां पे हमारे पास है यूडीपी टोटल लेंथ। जो कि 16 बिट का है। तो यहां पे हमारे पास जो बिट रिजर्व है ये 8 के 8 बिट जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वही है हमारे पास, ये 4 बाइट का है, यहां भी हमारे पास ये 4 बाइट का है, ये भी मेरे पास ये 4 बाइट का है, ये भी मेरे पास 4 बाइट का है, यानी ये 12 बाइट का मेरे पास ये सूडो हेडर है। कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज ही है जैसा कि हमारे पास टीसीपी के अंदर हमारे पास था। क्लियर है बात भाई? तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि यूडीपी चेकसम, यूडीपी डेटा, यूडीपी हेडर और आईपी सूडो हेडर पे क्या होता है, कंप्यूट होता है, ठीक है। हाँ, सेम मुन्नी वाली कहानी होगी तो उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुन्नी को एक बार बदनाम कर चुके हैं, दूसरी बार बदनाम करना नहीं चाहते हैं भाई। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए यार आप, क्या है, द फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ यूडीपी हेडर इन हेक्साडेसिमल। सर मैंने ये क्वेश्चन कहां से उठाया, मैंने ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का ये फोरोजन का क्वेश्चन है, ठीक है, एज इट इज आई हैव कॉपीड फ्रॉम फोरोजन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन, बिकॉज वाई आई हैव टेकन, बिकॉज मे बी इन द फ्यूचर दे कैन आस्क सेम एज इट इज क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया जाए तो आपको आंसर भी याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं मोस्टली एग्जांपल्स जो अपने फॉलो करता हूं नेटवर्क में, अपने अपनी नोट्स में, वो सारे एग्जांपल्स स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के ही कहीं ना कहीं सॉल्व अनसॉल्व रहते हैं, ठीक है। आप मेरे एग्जाम्पल देखोगे तो कहीं ना कहीं जो भी मैंने लिए वो किसी ना किसी किताब का ही एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। The following is the content of UDP header in the hexadecimal format. ये है, what is the source port number, source port number क्या, what is the destination port number, what is the total length of user datagram, what is the length of data, is the packet directed from client to server or server to client, vice versa, they're asking. तो यार हमारे पास एक बात बताओ, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, एक नंबर हेक्साडेसिमल में कितने बिट से रिप्रेजेंट होता है, 4 बिट से, ठीक है। तो हमारे पास हेडर की बात की जाए भाई, ये मेरे पास यूडीपी हेडर है, क्या है इसमें, सोर्स पोर्ट 16 बिट, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट, लेंथ 16 बिट, चेकसम 16 बिट। तो इसमें हम सिंपल कह सकते हैं 16 बिट का मतलब एक नंबर 4 बिट का है, 1 2 3 4, तो भाई ये हमारे पास क्या हो गया, सोर्स पोर्ट। ये क्या है मेरे पास, सोर्स पोर्ट, एस पोर्ट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट का 1 2 3 4, ये क्या हो गया मेरे पास, डी पोर्ट, उसके बाद क्या, टोटल लेंथ 1 2 3 4, टोटल लेंथ भी 16 बिट का है, तो 16 बिट का मतलब 4 नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये है टोटल लेंथ।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टीएल मतलब टोटल लेंथ। ये क्या है? चेक्स। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे यार, तो यानी यहां से हमारे पास सोर्स पोर्ट जो लिखा है वो क्या है हमारे पास? सोर्स पोर्ट हेक्साडेसिमल में है ना, क्या लिखा है? CB84 ये क्या है? हेक्साडेसिमल में। इसको जो मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा यार? 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, 16 पावर 3। C का मतलब कितना होता है? 12। भाई A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12। 12 इंटू 16 पावर 3 प्लस B का मतलब कितना होता है? 11, 11 इंटू 16 पावर 2 प्लस 8 इंटू 16 पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 पावर 0। तो यार इसका वैल्यू आप देखोगे तो यार इसको ऐड करो तो आई थिंक 52,100 यही आ रही है। क्या बार भाई एक बार चेक करना। बहुत बढ़िया। चलो सोर्स पोर्ट हो गया। डेस्टिनेशन पोर्ट की बात की जाए, डी पोर्ट। डी पोर्ट मेरे पास क्या है? डेस्टिनेशन जो पोर्ट है वो क्या है भाई हमारे पास? डेस्टिनेशन पोर्ट है 000D। 000D। यार इसको भी हमारे पास क्या करेंगे? 16 पावर 0। यहां से तो कोई मतलब ही नहीं है यार, तो ये D का मतलब कितना होता है? 13। 13 इंटू 16 पावर 0, सो दिस इज नथिंग बट 13। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है यार? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ फील्ड में क्या है हमारे पास? टोटल लेंथ में 001C। 001C। और ये भी किस में है? हेक्साडेसिमल में। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 16 पावर 0, 16 पावर 1। तो 1 इंटू 16 पावर 1 प्लस C का मतलब कितना होता है? 12। 12 इंटू 16 पावर 0। तो यार ये हमारे पास 16 प्लस 12, ये कितना हो गया हमारे पास? 28। ठीक है। तो यार इन क्वेश्चंस के आंसर दे लेते हैं भाई। हम सोर्स पोर्ट क्या है? 52,000। इसका आंसर कितना होगा हमारे पास? इसका आंसर है 52,100। ठीक है। व्हाट इज डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का आंसर है मेरे पास 13। ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द यूजर डेटाग्राम? टोटल लेंथ हमारे पास आंसर है इसका 28। एक क्या पूछ रहा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा? तो यार टोटल लेंथ मेरे पास ये है। टोटल लेंथ क्या होता है भाई? टोटल लेंथ इक्वल टू डेटा प्लस हेडर। डेटा प्लस हेडर। तो 28 इक्वल टू डेटा। हेडर तो यार 8 बाइट का फिक्स रहता है ना, यूडीपी हेडर 8 बाइट का फिक्स, कुछ भी हो 8 बाइट का फिक्स रहेगा। तो डेटा कितना होगा? डेटा इक्वल टू 20 बाइट। डेटा मेरे पास कितना हो गया? 20 बाइट का हो गया। ठीक है। डेटा कितने का होगा मेरे पास? 20 बाइट का डेटा हो गया। ठीक है, 20 बाइट का। तो नहीं हमारे पास ये, इसका आंसर क्या आ गया भाई? इसका आंसर आ गया मेरे पास 20 बाइट। ठीक है। अब है इज द पैकेट डायरेक्टेड फ्रॉम ए क्लाइंट टू सर्वर और वाइस वर्सा। ये कह रहा है हमारे पास पैकेट क्लाइंट टू सर्वर मूव हो रहा है या सर्वर टू क्लाइंट। कोई स्टूडेंट बताएगा हमारे पास क्या है भाई? देखो डेस्टिनेशन जो पोर्ट नंबर है ना यार, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देखो इसमें कितना है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कितना है? डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर
डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कितना है, 13 है। 13 जो है हमारे पास, ये वेल नोन पोर्ट नंबर है। ये क्या है, वेल नोन पोर्ट नंबर, वेल नोन पोर्ट नंबर। यानी वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज क्या होती है भाई, वेल नोन पोर्ट नंबर की रेंज क्या होती है? रेंज होती है 0 से 1023 तक। ये आपको बताया है, 0 से 1023 तक। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं ना, वेल नोन पोर्ट नंबर्स ऑलवेज असाइन टू सर्वर। वेल नोन पोर्ट नंबर हमारे पास किसको असाइन होते हैं दोस्तों? वेल नोन पोर्ट नंबर्स किसको? सर्वर को। वेल नोन पोर्ट नंबर यानी हमारे पास हम कोई सर्विस ले रहे हैं, सर्विस कौन दे रहा है हमको? सर्वर दे रहा है। तो सर्वर के पास हमारे पास क्या होते हैं? वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं। तो यानी एक बात बताओ, वेल नोन पोर्ट नंबर किसको असाइन होते हैं? सर्वर को। यह बात हमेशा ध्यान रखना। तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 13 है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है? वेल नोन पोर्ट नंबर। तो डेस्टिनेशन क्या है? सर्वर है भाई। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कितना है? 13, जो किसको असाइन होता है? सर्वर को। डेस्टिनेशन सर्वर है। डेस्टिनेशन सर्वर है तो पैकेट कहां मूव हो रहा है? क्लाइंट टू सर्वर। और डेस्टिनेशन क्या है? सर्वर। पैकेट इज मूविंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। तो पैकेट इज मूविंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। पैकेट इज मूविंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्लाइंट टू सर्वर। अब देखो यहां से हमारे पास आप कैसे एक अंदाजा लगाओगे ना यार। देखो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यदि वेल नोन पोर्ट नंबर, एक चीज ध्यान रखना, वेल नोन पोर्ट नंबर यदि डेस्टिनेशन का है, वेल नोन पोर्ट नंबर यदि डेस्टिनेशन का है, तो पैकेट क्या मूव हो रहा है? क्लाइंट टू सर्वर। पैकेट क्या मूव हो रहा है? क्लाइंट टू सर्वर। वेल नोन पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन का है तो क्लाइंट टू सर्वर, और वेल नोन पोर्ट नंबर सोर्स का है तो सर्वर टू क्लाइंट। आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको यह देखना है कि वेल नोन पोर्ट नंबर हमारे पास किसको असाइन है। वेल नोन पोर्ट नंबर यदि डेस्टिनेशन को है तो इसका मतलब क्लाइंट टू सर्वर पैकेट मूव हो रहा है, और वेल नोन पोर्ट नंबर सोर्स को असाइन है तो सर्वर टू क्लाइंट। वेल नोन पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन को असाइन है तो क्लाइंट टू सर्वर। वेल नोन पोर्ट नंबर सर्वर को असाइन है, यदि वेल नोन पोर्ट नंबर सर्वर का हुआ, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, वेल नोन पोर्ट नंबर यदि डेस्टिनेशन को असाइन है तो हमारे पास ये क्या है? पैकेट क्लाइंट टू सर्वर। और वेल नोन पोर्ट नंबर सोर्स को असाइन है तो सर्वर टू क्लाइंट। यही पॉइंट मैंने आपको लिखा भी है। या खाली डेस्टिनेशन से, व्हेन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर। यदि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है? वेल नोन पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर, देन डेटा इज मूविंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। आप वहां से भी अंदाजा लगा सकते हो यार। आपको यह जान रहा है कि भाई वेल नोन पोर्ट नंबर सर्वर को असाइन होते हैं। अब वो वेल नोन पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन का दिया है या हमारे पास सोर्स का दिया है, वो ध्यान रखना है। तो व्हेन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर, देन डेटा इज मूविंग फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। व्हेन सोर्स पोर्ट नंबर इज वेल नोन पोर्ट नंबर, यदि सोर्स पोर्ट नंबर वेल नोन पोर्ट नंबर हुआ, देन डेटा इज मूविंग फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको नहीं होगा। दोनों वेल नोन नहीं होंगे, अक्षय राव। तो ये बात समझ में आ गई। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यदि वेल नोन है, डेस्टिनेशन यदि वेल नोन है तो क्लाइंट टू सर्वर। सोर्स पोर्ट नंबर यदि वेल नोन है तो सर्वर टू क्लाइंट। ठीक है। क्लियर है भाई? बताओ फटाफट से। आगे बढ़े, इसमें कोई समस्या तो नहीं है?
बस ये ध्यान रखना हमारे पास कि हमारे पास वेल नोन पोर्ट नंबर सर्वर को असाइन होते हैं। तो ये देख लेना हमारे पास सर्वर के साइड है, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन है तो डेटा इज मूविंग क्लाइंट टू सर्वर मूव कर रहा है, और जब सोर्स पोर्ट वेल नोन है तो सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या है, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो टीसीपी के अंदर हमने अभी चेकसम पढ़ा है ना यार, अभी तक हमने इसके अंदर टोटल लेंथ का डिस्कशन कर लिया लेकिन चेकसम का डिस्कशन नहीं किया। टीसीपी के अंदर जो हमने चेकसम पढ़ा था वो मैंडेटरी था कि चेकसम आपको कंप्यूट करना ही पड़ेगा। यानी जो टीसीपी हमारे पास टीसीपी हेडर के अंदर जो चेकसम है वो मैंडेटरी है कि आपको चेकसम कंप्यूट करना ही पड़ेगा, लेकिन यहां यूडीपी पे हमारे पास चेकसम मैंडेटरी नहीं है, मैंने वही लिखा है नोट। अनलाइक टीसीपी द चेकसम कैलकुलेशन इज नॉट मैंडेटरी इन यूडीपी। यानी हमारे पास जो हेडर के अंदर ये फील्ड है ना चेकसम, ये कंप्यूट करना मैंडेटरी नहीं है। सर मैंडेटरी क्यों नहीं है भाई? कंप्यूट करना इसलिए मैंडेटरी नहीं है, हम क्या कहते हैं यूडीपी कनेक्शन लेस है, तो यानी हमारे पास नो एरर कंट्रोल नो फ्लो कंट्रोल, किसी फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल की कोई जरूरत है ही नहीं हमारे पास, कनेक्शन लेस है। तो ये चेकसम में कंप्यूट करूं ऐसा, जो मैंने चेकसम अभी आपको बताया भी है भाई, हमारे पास चेकसम कैसे कैसे कंप्यूट होता है, जो आपको ये चेकसम बताया है। जो चेकसम हमने ये कंप्यूट कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास यूडीपी डेटा, यूडीपी हेडर और आईपी सूडो हेडर, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ये चेकसम कंप्यूट करना ही करना है। लेकिन यूडीपी में कंपलसरी नहीं है, लेकिन टीसीपी में कंपलसरी था, बिकॉज टीसीपी क्या कनेक्शन ओरिएंटेड है, वहां पे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल वो हमारे पास मैंडेटरी फंक्शन थे कि हमको एरर कंट्रोल भी अचीव करना था, फ्लो कंट्रोल भी अचीव करना था, कंजेशन कंट्रोल भी अचीव करना। लेकिन यहां पे यूडीपी के अंदर देयर इज नो एरर कंट्रोल, नो फ्लो कंट्रोल, नो कंजेशन कंट्रोल। तो यहां पे हमारे पास यही पॉइंट लिखा है भाई, क्या लिखा है हमारे पास, अनलाइक टीसीपी द चेकसम कैलकुलेशन इज नॉट मैंडेटरी इन यूडीपी। यूडीपी में चेकसम कैलकुलेशन मैंडेटरी नहीं है। नो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल इज प्रोवाइडेड बाय यूडीपी, बिकॉज यूडीपी कोई एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता ही, नो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय यूडीपी। हेंस यूडीपी डिपेंड्स ऑन आईपी। यूडीपी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन आईपी एंड आईसीएमपी फॉर एरर रिपोर्टिंग। तो यूडीपी हमारे पास टोटली किस पे डिपेंड होगा करेगा? हमारे पास आईपी और आईसीएमपी पे, हमारे पास एरर रिपोर्टिंग के लिए। आईसीएमपी हम आगे पढ़ाएंगे, हमारे पास भाई कोई एरर आती है, आईसीएमपी मैसेज हम कैसे सेंड करते हैं, ठीक है। तो यूडीपी हमारे पास एरर के लिए असिस्टेंट कौन है इसका? आईसीएमपी और आईपी, ठीक है। तो यानी सिंपल लिखा है, हेंस यूडीपी डिपेंड्स ऑन आईपी एंड आईसीएमपी फॉर एरर रिपोर्टिंग। एरर रिपोर्टिंग के लिए इस पे क्या रखेगा? डिपेंड रहेगा। नीचे क्या लिखा है? ऑप्शनल इंक्लूजन ऑफ चेकसम। यानी जो चेकसम है वो मैंडेटरी नहीं है यूडीपी के अंदर कि हम चेकसम कंप्यूट करें, ये ऑप्शनल है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, इफ यू वांट टू कंप्यूट यू कैन कंप्यूट, इफ यू डोंट वांट इट इज नॉट मैंडेटरी। क्या लिखा है? द सेंडर ऑफ यूडीपी पैकेट कैन चूज नॉट टू कैलकुलेट द चेकसम। सेंडर ऑफ यूडीपी, जो यूडीपी पैकेट को सेंड कर रहा है वो चूज कर सकता है कि मुझे चेकसम कंप्यूट नहीं करना है। सेंडर ऑफ यूडीपी पैकेट कैन चूज नॉट टू कैलकुलेट द चेकसम, कि कैलकुलेट मुझे चेकसम कंप्यूट करना ही नहीं है, आप ऐसा भी चूज कर सकते हो। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? द चेकसम फील्ड इज फिल्ड विद ऑल जीरोस बिफोर सेंड। मतलब क्या है? यदि आप चेकसम को कंप्यूट नहीं करना चाहते हो, मेरी बात समझना, यदि आप चेकसम को, सेंडर ये चूज कर सकता है कि मुझे चेकसम कंप्यूट नहीं करना है, तो चेकसम कंप्यूट नहीं करना है तो क्या करोगे आप? जो हेडर के अंदर मेरे पास ये दोस्तों फील्ड है ना, ये जो हेडर के अंदर ये फील्ड है चेकसम का 16 बिट का, तो यदि आप चेकसम कंप्यूट नहीं करना चाहते हो तो हेडर के अंदर इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो रखनी पड़ेगी ना मेरे प्यारे भाई। वही सोर्स पोर्ट की वैल्यू कुछ असाइन होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट की वैल्यू कुछ असाइन होगी, लेंथ की असाइन होगी। तो यहां पे आप क्या करोगे? 16 की 16 बिट को जीरो ले लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बात समझ में आई?
यदि आप चेकसम कंप्यूट करना नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस चेकसम की 16 बिट को आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यही लिखा है, इन दिस केस द चेकसम फील्ड इज फिल्ड विद ऑल जीरोज, यानी उसमें सारी की सारी बिट्स को क्या रख दो, 0 रख दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसमें कुछ दोस्तों और पॉइंट हैं यहां पे जो कि मैं आपको ये क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये दीज 3 क्वेश्चंस आर दी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया जाता है और यहां पे हमारे पास गेट के अंदर भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा है, व्हाट वैल्यू इज सेंट फॉर द चेकसम, व्हाट वैल्यू, 3 क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू इज सेंट फॉर द चेकसम इन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये कह रहा है इन 3 सिचुएशन में चेकसम की वैल्यू क्या करती जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है पहला सवाल, द सेंडर डिसाइड नॉट टू इंक्लूड द चेकसम। भाई पहला हमारे पास पहले का आंसर क्या है, सेंडर डिसाइड नॉट टू इंक्लूड द चेकसम, क्या चेकसम इंक्लूड ही नहीं करना है, तो चेकसम की सारी बिट्स क्या कर दो, 0 रख दो। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे चेकसम कंप्यूट नहीं करना है, वही मैंने आपको बताया, यदि आप सेंडर डिसाइड नॉट टू इंक्लूड द चेकसम, यदि चेकसम मुझे इंक्लूड करना ही नहीं है तो आप क्या करोगे, चेकसम में जो 16 के 16 बिट है उनको क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। पहले का आंसर क्लियर है? ऑल जीरोस फॉर 1, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, पहले का हमारे पास आंसर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दूसरे की बात कर लेते हैं। क्या है, सेंडर डिसाइड टू इंक्लूड द चेकसम, सेंडर डिसाइड टू इंक्लूड द चेकसम, कि चेकसम तो इंक्लूड करना है बट द वैल्यू ऑफ द सम इज ऑल 1, वैल्यू ऑफ द सम इज ऑल 1। अब इसको समझना, पहले कुछ स्टूडेंट को इसका मतलब ही समझ में नहीं आता कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये कह रहा है सेंडर डिसाइड टू इंक्लूड द चेकसम, कि मुझे चेकसम तो इंक्लूड करना है बट द वैल्यू ऑफ द सम इज ऑल 1। होता क्या है भाई, जो भी मेरे पास फील्ड है जिस पे मैं चेकसम कंप्यूट कर रहा हूं, तो मैं डिवाइड करता हूं 16 बिट में डिवाइड करता हूं, डिवाइड करने के बाद उनको ऐड करता हूं। ठीक है, यदि वैल्यू एक्सीड करती है तो रैप करता हूं, रैप अराउंड, मैंने आपको वही बताया था। लेकिन सपोज एक्सीड नहीं कर रही है, 16 बिट में डिवाइड करता हूं, डिवाइड करने के बाद ऐड करता हूं। ये क्या बोल रहा है कि ऐड करने के बाद, और ऐड करने के बाद क्या करता हूं, उसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेता हूं। भाई ऐड करने के बाद हमारे पास क्या लेता हूं, 1s कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको चेकसम फील्ड में रख देता हूं। तो ये कह रहा है भाई सेंडर डिसाइड टू इंक्लूड द चेकसम, सेंडर ने डिसाइड कर लिया कि मुझे चेकसम इंक्लूड करना है बट द वैल्यू ऑफ सम इज ऑल 1, बट सम की वैल्यू क्या है, ऑल 1। अब मुझे उसका सम जो आता है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑल 1 का ऑल जीरोस, ऑल जीरोस। तो पहले वाले ऑल जीरोस में इस वाले ऑल जीरोस में क्या डिफरेंस होगा, नहीं। बात समझना, जब पहला क्वेश्चन क्या, सेंडर डिसाइड नॉट टू इंक्लूड द चेकसम, जब सेंडर ने डिसाइड किया कि मुझे चेकसम इंक्लूड नहीं करना है, तो सेंडर ने क्या किया, 16 की 16 बिट को 0 कर दिया। जब सेंडर 16 की 16 बिट को 0 रखेगा, जब ये पैकेट रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर जब चेकसम की वैल्यू को रीड करता है, उसने देखा रिसीवर ने 16 की 16 बिट 0 है, तो रिसीवर को पता चल जाता है कि सेंडर ने चेकसम कंप्यूट नहीं किया है, तो मैं भी क्यों चेकसम कंप्यूट करूं, तो रिसीवर भी चेकसम कंप्यूट नहीं करता है। बात समझ में आई? जब पहला हमारे पास ये फील्ड है, यदि सेंडर ने चेकसम कंप्यूट नहीं किया, सेंडर ने डिसाइड कर लिया मैं चेकसम कंप्यूट करना नहीं चाहता हूं, तो 16 की 16 बिट को 0 रख देगा। जैसे ही पैकेट रिसीवर के पास जाता है, तो रिसीवर भी चेकसम की वैल्यू को रीड करता है। यदि चेकसम में 16 की 16 बिट 0 है, तो फिर रिसीवर भी कंप्यूट नहीं करता। रिसीवर को पता चल जाता है कि सेंडर ने चेकसम की वैल्यू कंप्यूट की ही नहीं है। लेकिन पेच यहां पे फंसेगा, यदि सम ऑल 1 आ गया, मैं उसका 1s कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑल जीरोस, और मैंने ऑल जीरोस करके भेज दिया रिसीवर को। जब रिसीवर के पास 16 की 16 बिट 0 गए, तो रिसीवर क्या सोचेगा कि सेंडर ने चेकसम कंप्यूट किया ही नहीं है, जबकि एक्चुअल में सेंडर ने चेकसम कंप्यूट किया है। कंप्यूट करने के बाद 1s कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद वैल्यू ऑल जीरोस आई थी। तो यानी इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑल 1s मींस आफ्टर 1s कॉम्प्लीमेंट ऑल 0 होगा, बिल्कुल सोम चौधरी, यही बात है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो यदि सम ऑल 1 आता है, भाई पहले और दूसरे केस को मुझे डिफरेंस करना है, जिससे कि रिसीवर को यह पता चल जाए कि यहां पे चेकसम कंप्यूट हुआ, यहां पे चेकसम कंप्यूट नहीं हुआ। यदि सम ऑल 1 आया तो मैं 1s कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑल जीरोस। उसके बाद एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दो,
भाई ये ऑल वंस है, वन एस कॉम्प्लीमेंट क्या, ऑल जीरोस का फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्या कर दो, ऑल वंस। तो ऑल वंस करके भेज दो। जब ऑल वंस जाएगा यानी 16 की 16 बिट जीरो तो होंगी नहीं, तो रिसीवर समझ जाएगा इसका मतलब रिसीव यानी चेकसम क्या हुआ है, कंप्यूट किया गया है, यानी सेंडर ने चेकसम को कंप्यूट किया है। यहां पे पहले हमारे पास सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है, सेंडर डिसाइड नॉट टू इंक्लूड द चेकसम। मैंने यहां पे अगले पेज पे सॉल्यूशन भी लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, सेंडर डिसाइड नॉट टू इंक्लूड चेकसम, चेकसम इंक्लूड नहीं करना तो ऑल जीरोस भेजेंगे। क्या लिखा है, द वैल्यू सेंट फॉर चेकसम फील्ड इज ऑल जीरोस टू शो दैट द चेकसम इज नॉट कैलकुलेटेड, कि चेकसम कैलकुलेट हुआ ही नहीं। पहले सवाल का आंसर। दूसरा क्या था कि सेंडर डिसाइड कर रहा है लेकिन सम ऑल वन से, तो क्या कर रहे हैं हम, व्हेन द सेंडर कॉम्प्लीमेंट्स द सम द रिजल्ट इज ऑल जीरो। जब सेंडर कॉम्प्लीमेंट करता है सम का तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑल जीरोस। द सेंडर कॉम्प्लीमेंट्स द रिजल्ट अगेन, फिर से अगेन कॉम्प्लीमेंट करेगा बिफोर सेंडिंग, सेंड करने से पहले। द वैल्यू सेंट फॉर द चेकसम इज ऑल वंस। द सेकेंड complement operation is needed to avoid confusion with the case in the part 1। बात समझ में आ गया। तो when sender complements the sum, भाई इस केस में हमारे पास सेंडर यदि कॉम्प्लीमेंट करता था इसका सम क्या बन जाएगा, ऑल जीरोस। तो पहले वाले केस दूसरे वाले केस में डिफरेंस नहीं हो पाएगा, तो एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर देना, यानी हम ऑल वंस करके भेज देंगे। क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं कोई दिक्कत होगी, ऑल वंस, ठीक है, यही है। तीसरा सवाल क्या है, सेंडर डिसाइड टू इंक्लूड द चेकसम, सेंडर ने डिसाइड कर लिया भाई चेकसम इंक्लूड करना है, बट द वैल्यू ऑफ सम इज ऑल जीरो। अब स्टूडेंट ये कहता है, आवाज नहीं आ रहा नाउ, आवाज को क्या हुआ भाई, अभी ठीक है, आवाज तो आ रही होगी यार, आवाज चेक करो एक बार, आवाज आ रही है क्या, आवाज तो आ रही है, सबको आ रही है भाई, तुमको कहां से नहीं आ रही, ठीक है। नो नाउ थर्ड पॉइंट देखो हमारे पास, दिस सेंडर डिसाइड टू इंक्लूड द चेकसम बट वैल्यू ऑफ सम इज ऑल जीरो। अब स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होता है भाई कि सर सम की वैल्यू ऑल जीरो हो गई, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ऑल वंस। तो सर ये वाले वंस में कंफ्यूजन हो जाएगा फिर से बच्चा पे, सर सम किया, सम की वैल्यू ऑल जीरो आ गई, ऑल जीरो आ गई, वन एस कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ऑल वंस हो जाएगा, तो फिर ये वाला वन कैसे डिफरेंस करेगा यहां पे। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि सम ऑल जीरोज आ जाए। भाई मैं जो चेकसम कंप्यूट कर रहा हूं वो कहां कंप्यूट कर रहा हूं, यूडीपी हेडर, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, टोटल लेंथ, चेकसम, इसके अलावा IPv4 हेडर पे भी कंप्यूट कर रहा हूं, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो मैंने यहां लिखा है दिस सिचुएशन नेवर अराइज, नेवर हैपन्स, बिकॉज इट implies that the value of every term included in the calculation of the sum is all zero। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, which is impossible। Sum of the field in the pseudo header have non-zero value। भाई सूडो हेडर में कुछ फील्ड तो रहेंगे जिसकी नॉन जीरो वैल्यू रहेगी भाई, प्रोटोकॉल फील्ड है हमारे पास, ठीक है, सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, यूडीपी टोटल लेंथ है, तो यानी सारे सम सबका जीरो आ जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। बात क्लियर है भाई, ये बात क्लियर है, फटाफट से बताओ। बात क्लियर है,
तो यानी हमारे पास इन तीनों बातों का हमको आंसर मिल गया भाई। सेंडर डिसाइड नॉट टू इंक्लूड द चेकसम, सेंडर डिसाइड टू इंक्लूड द चेकसम बट द वैल्यू ऑफ चेकसम इज ऑल वंस। ये तीनों क्वेश्चंस जो थे, उन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने यहां पे आपको लिख दिया है। क्लियर है? ठीक है, तो अभी भाई यहीं तक रहने दे रहे। इसका छोटा सा पार्ट बचा है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएगी, मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया है। ठीक है, बिकॉज क्लास मतलब 3:30 तक ही लेनी है हमको, बिकॉज 4 बजे से बाबा सर की क्लास होती है। तो इसका आधे घंटे का एक 28 मिनट का 28 मिनट का इसके आगे का कुछ कुछ पार्ट बचा हुआ है जो मैं आपको दिखा दूं। नीड ऑफ यूडीपी ये है, ये वाई यूडीपी, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी। तो ये वाला आपको रिकॉर्डेड वीडियो 28 मिनट का आपको मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगा। इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ठीक है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, 28 मिनट का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 6 बजे हो गई। नहीं, बैच ए में भाई कुणाल, वो बैच BCD, बैच ए में 4 बजे है। ठीक है, बैच ए वाले भी कंप्यूटर नेटवर्क चल रहे हैं, आप बैच ए वाले नहीं हो। ठीक है, तो 28 ही मिनट का है, 28 से 30 मिनट का है जो अभी आपका न्यू स्लाइड, थैंक यू। अच्छा हाँ, ये अलग टाइप की स्लाइड है। चलो हाँ, पराक्रम में 4 बजे हो रही। ठीक है, तो 28 से 30 मिनट का आपको अभी मिल जाएगा, 10 मतलब आधे घंटे में ही वो अपलोड हो जाएगा। तो इसी का आगे वाला पार्ट। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।